नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आधी रात जब हम मिड डे की बात कर रहे हैं तो मिडनाइट की खबर है। आधी रात में अमित शाह की पुलिस का खेल पकड़ा गया। सैकड़ों की संख्या में जेएनजी थाने से निकले और उनका गुनाह क्या था? गुनाह था कि वो मोदी के घर तक घुस गए थे। गुनाह था कि वो बिरला के गेट पर बैठ गए थे। ओम बिरला गेट पर बैठ गए थे। ये देश के नौजवान हैं, हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सभी राज्यों से ये यूथ आए हुए थे, जेएनजी आए हुए थे। और नरेंद्र मोदी को किसी तरह की क्षति प्रधानमंत्री को पहुंचाने का कोई सोच भी नहीं सकता है भारतीय। ये गांधी का देश है। लेकिन प्रधानमंत्री इस देश के यूथ को एड्रेस नहीं करना चाहते। प्रधानमंत्री एप्स्टीन में कैसे इन्वॉल्व हुए, क्यों नाम आया, ये देश को बताना नहीं चाहते, छिपाना चाहते। प्रधानमंत्री क्या कंप्रोमाइज्ड है? प्रधानमंत्री क्या ट्रंप के सामने सरेंडर है? ये देश को बताना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री क्या चीन से डरते हैं? ये देश को बताना नहीं चाहते। देश को जब आप एड्रेस नहीं करोगे तो ये देश 140 करोड़ लोगों से मिलकर बना है। इस देश में 65 करोड़ से ज्यादा यूथ हैं। वो यूथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कंप्रोमाइज्ड व्यक्ति को बैठा हुआ नहीं देखना चाहे। वो सवाल करेगा, वो सवाल करने आए थे। लेकिन जो प्रधानमंत्री 3 महिलाओं को अपनी चेयर के सामने खड़ा देख करके संसद भवन में ना आए, सबसे सुरक्षित जगह पर, अगर उस प्रधानमंत्री के घर पर हजारों जेएनजी धावा बोल दें तो आप समझ लीजिए स्थिति खराब ही है। फिर तो सांस अटक जाएगी, हलक में सांस अटक जाएगी। वही हुआ दिल्ली में। मैं विजुअल्स दिखाऊंगा और उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। कानून, नैतिकता, सब कुछ ताल ताल। देश की बेटियां आधी रात तक थानों में, हवालात में। कौन सा बीएनएस? यही भारतीय न्याय संहिता बनाया था, गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला था। औपनिवेशिक जो छाया थी, कहते थे ना कि पुराने आईपीसी ये औपनिवेशिक छाया है, हम उससे मुक्ति दिलवा दिए बीएनएस ला करके। अंग्रेज भी बेटियों को, महिलाओं को आधी रात में थाने में नहीं बिठाते थे। यही है बीएनएस। क्या किया दिल्ली पुलिस ने, सब दिखाएंगे और सब सुनवाएंगे। भाव को जोड़िए जरा। स्वागत है बाबू। सीधा प्ले कर दीजिए। थानों के बाहर से जो क्लिप्स आई हैं एक साथ करके सब चला दीजिए। पहले जो भी 4 मिनट 5 मिनट इकट्ठा चलाएंगे। नमस्कार। जैसे आपको मेरे सभी साथियों ने बताया कि आज हमारा जंतर मंतर में प्रोटेस्ट था और उसके बाद हम पीएमजी के वहां पे सामने गए थे, उसके घर के बाहर गए थे। लेकिन आज जो हमारे साथ बिहेव किया गया है, आज जिस तरीके से हमारे साथ सलूक किया गया है, आज ऐसे लग रहा है, हमको शक हो रहा है क्या हम अपने ही देश में हैं। आज हम अपने ही देश में खुल के नहीं अपना बात को रख पा रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और हम अपना किसी भी बात को रखने के लिए हमें परमिशन नहीं है। जिस तरीके से आज वहाँ पे हमारे साथ बिहेव किया गया, ऐसे लग रहा था जैसे हम टेररिस्ट है। हम इंडिया के, इसी देश के हम युवा है और अपना बात को हम रखने के लिए गए थे। हम पूछने के लिए गए थे पीएमजी से कि आप बाहर नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग ही आपके पास आ गए हैं और हमको जवाब चाहिए कि आपका नाम कैसे उस फाइल में आया है जो इतना बड़ा केस बना हुआ है। और जिस तरीके से हमारे साथियों को वहाँ पे स्विफ्ट कार के डिक्की में लड़कों को, 5 लड़कों को एक साथ डाल दिया गया, उनके पैर बाहर है और उनको बड़े बुरी तरीके से उनके डिग्गी को बंद कर दिया गया। और जो हमारे महिलाएं हैं, हम जितने हमारी महिलाएं हैं, हम सबके साथ बहुत गलत किया गया है। हमारे बाल खींच गए, हमारा धक्का किया गया है, हमें गाड़ी में जबरदस्ती डाला गया और उसके बाद हमें ये भी नहीं बता रहे थे कि हमें किस पुलिस स्टेशन पे लेके जा रहे हैं। हम तो आए कर्नाटका से, 3 बजे स्टेशन पे आए हम लोग। अभी तो 9 बज रहा है।
तो 9 बजे तक हम लोगों को ऐसा लड़कियों को अंदर रखकर इतना क्वेश्चन पूछकर ऐसा टेररिस्ट जैसे बिहेव कर तो उधर भी हम पुलिस लोगों ने हमारे ऊपर ऐसा गंदा गंदा बात भी स्टार्ट कर रहे थे। मोदी जी, मैं सुबह भी यही पहन के आई थी पीएम कॉम्प्रोमाइज करके, अभी भी जाने तक यही डाली हूँ। हम तो नहीं डरे हैं, आप डरे हैं, लेकिन हम इसका वॉइस और भी राइज करेंगे। लेकिन ये जो किया ना वो अच्छा नहीं लगा। वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते हैं ना, पहले हमारा तो छोड़ो, हम तो बच जाएंगे, आप देश बचाओ, बस इतना ही हमारा बात। नमस्कार साथियों, जैसे कि पूरा देश जानता है कि मोदी जी का नाम इस पूरे शताब्दी की सबसे शर्मनाक केस एप्स्टीन फाइल्स में आया है। और इसी के ऊपर आज के दिन यूथ कांग्रेस का जो है प्रोटेस्ट था कि हमारे प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि जैसे ही उनका नाम आया उसके 24 घंटे बाद उन्होंने ट्रेड की जो डील है वो साइन कर दी, जो महीनों से पेंडिंग थी। तो आज हम प्रधानमंत्री आवास के पास यूथ कांग्रेस के कुछ साथी गए और हम वहाँ पर पूछना चाह रहे थे मोदी जी से कि जब आप इस देश के अपोजिशन लीडर की कोई बात नहीं मानते तो आप किस तरीके से एप्स्टीन की बात मान के इजराइल में नाचने चले गए। और पिछले कई दिनों से तो वो पार्लियामेंट भी नहीं आ रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है कि महिला एमपी जो है उन पर अटैक कर देंगी। तो हम उस तरफ गए थे प्रोटेस्ट करने। सिर्फ इस देश के 5-10 नौजवान जो अलग अलग देश के कोनों से आए हैं वो लोग वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ पहुँचते ही हमने जो हमारे साथ जो बर्ताव हुआ है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम इसी देश में, इसी इंडिया में कभी पैदा हुए थे कुछ साल पहले। क्योंकि वहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान थे उन्होंने इस तरीके से हम पे अटैक किया और हम पर हाथापाई हुई है, मारामारी हुई है। और अभी तक रात के 9 बज गए हैं, हम अभी तक लड़कियां जो है केस भी लग गया हम पे एफआईआर भी दर्ज हो गई है, बस इतनी सी बात के लिए। और अभी तक हम फ्री नहीं हुए हैं, अभी भी हमें मंदिर मार्ग जाना है और वहाँ पर हमारा जो बायोमेट्रिक्स है वो देना है। और जो हमारे साथ पुरुष साथी थे, जो लड़के थे, वो अभी तक अंदर इंटरोगेशन के लिए रुके हुए हैं। हम यहाँ पे दोपहर से आए हुए हैं, दोपहर के 3 बजे से आए हुए हैं, उन्होंने अभी तक हमारा इंटरोगेशन नहीं लिया है। नमस्कार आप सभी को। 10 फरवरी है और रात के 11:30 बज रहे हैं और हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में अरेस्ट होकर एफआईआर झेलकर वापस आ रहे हैं। अरेस्ट भी हो सकते थे, तिहाड़ जेल भी जा सकते थे, लेकिन थैंक्स टू लीगल सेल चेयरमैन मिस्टर रुपेश सिंह भदौरिया जी कि हम सब रात के 11:30 बजे ही अपने फिंगरप्रिंट्स देके और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके घर जा रहे हैं। और हम आप सबको यही बताना चाहते हैं कि हम कांग्रेस के योद्धा हैं और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये नारा हम आज लगा रहे थे और आगे भी लगाते रहेंगे जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हमें जवाब क्यों नहीं दे देते कि वो आखिर ट्रम्प के सामने कॉम्प्रोमाइज क्यों होते। लेकिन 11:30 बजे रात में தமிழ்நாட்டில் खाने के बाद என்னோட பேர் சிந்துஜா, நேஷனல் செக்ரட்டரி ஆஃப் இந்தியன் யூத் காங்கிரஸ். இன்று மோடி அவர்கள் அராஜகத்துக்காக நாங்க அவரை வந்துட்டு அவருடைய வீட்டு முன்னாடி போய் முற்றுகையிடும் போது ये போலீஸ் तमिलनाडु से அவர்கள் கூட்டமாக है। சேர்ந்து ये எங்கள்கிட்ட நாங்க எல்லாருமே ஒரு ஸ்டேட்ல तो நீங்க आगे बढ़ा வந்திருக்கோம். दीजिएगा, तमिल அந்த के लोग போலீஸ் वैसे भी அராஜக समझ जाएंगे। நாயகத்துல எங்களுக்கான முடியாத ஒரு சூழ்நிலை நாங்க அலைஞ்சிட்டு இருக்கோம். இன்னொரு ஸ்டேஷன்ல எங்களை கொண்டு हम अभी खड़े हैं मंदिर मार्ग थाने के बाहर। कसूर हमारा सिर्फ इतना है कि हमने एक मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। वो मुद्दा क्या था? एप्स्टीन फाइल्स का। ऐसा मुद्दा जिसमें प्रधानमंत्री जी का नाम आया है, जिस पे उनको जनता को बताना चाहिए कि उनका नाम उनकी मेल में कैसे आया। और उसके साथ में हमारे देश के एक वीर सिपाही जो टॉप पोस्ट पे रहे हैं, उनकी एक किताब में मेंशन किया था कि किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया। इन मुद्दों के लिए भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पे आई और उसके लिए हमको मिला क्या? हम रात को 1:30 बजे यहाँ थाने के बाहर खड़े हैं। अभी हमारे साथी यहाँ से छूट के आए हैं। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में जो आवाज उठाई है, जो वो सवाल पूछ रहे हैं, जब तक ये सरकार उनका जवाब नहीं देंगे, भारतीय युवा कांग्रेस इसी तरह सड़कों पर रहेगी, संघर्ष करती रहेगी और सवाल पूछती रहेगी। देखा भाऊ आपने। और एक और भी इसमें अपडेट कि पहले कोई भी संसद भवन के आसपास प्रोटेस्ट करने या पीएम हाउस वहां प्रोटेस्ट करने जाता था तो उनको पकड़ करके वो तुगलक लेन या जो है संसद के आसपास के एक आध थानों में ही रखा जाता था कि चलो 2 घंटा के लिए बैठा करके फिर छोड़ देते थे।
कल जमुना पार, लक्ष्मी नगर, चाणक्यपुरी, उन थानों में ले जाया गया, रात तक, आधी रात तक बैठाए रखा गया लड़कियों को। लेकिन शाह की पुलिस ये रात में खेल की, दिन में फेल हो गई। रात में खेल करने वाली है शाह की पुलिस, दिन में फेल थी दिल्ली पुलिस। दिखाइए जरा विजुअल दिखाइए। बिरला के गेट पर बैठे थे कुछ, वो तो संख्या खैर कम थी, वो तो सांकेतिक रूप से थे, लेकिन मोदी के घर के बाहर, ये बिरला के घर के बाहर का है, यहाँ पर तो सांकेतिक रूप से गए थे क्योंकि प्रोग्राम मोदी के घर के बाहर का था, पीएम आवास का। ये सांकेतिक रूप से था, लेकिन यहाँ पर भी जो 10-12 पहुंचे वो फिर यहाँ पहुंच के बैठ गए और फिर उनको टांग करके, देखिए कि कैसे टांग करके गाड़ियों में भरा गया, डिग्गी में भर दिया गया। वो लड़की बता रही कि डिग्गी में भर दिया। मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है। अब मोदी के घर के बाहर का दिखाइए। मोदी के घर के बाहर, ये तो सांकेतिक, यहाँ पर 10-12 बैठे थे, टांग करके ले गए। नरेंद्र मोदी डरता है, नरेंद्र मोदी डरता है। चलिए, प्रधानमंत्री के घर के बाहर का और विजुअल हो तो दिखा दीजिए, नहीं तो एक बार इस पूरे प्रोटेस्ट की झलक दिखा दीजिए। ये, हाँ, ये भी हो। नरेंद्र मोदी जैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। ये प्रधानमंत्री के आवास की तस्वीरें हैं। जरा एक बार इसकी पूरी झलक दिखा दीजिए, दर्शक हो सकता है ना देखे हो, क्योंकि यही इतना देख करके ये वो टुकड़ी है जो सारी पुलिस को धता बताते हुए पीएम आवास पर पहुंच गई, गेट पर, मोदी के दरवाजे पहुंच गई। बाकी क्राउड आप देखिए, ये इससे ये ना आइडिया लगे कि यही 2 दर्जन 4 दर्जन 150 लोग होंगे। जरा दिखाइए भैया, झलक दिखाइए, एक झलक। भावुक तस्वीर ये थी दिल्ली की तरफ। आपका जो प्रोग्राम है उससे कोई परमिशन नहीं थी। मैं अपने जनता से आपसे बार-बार सूचित किया जा रहा है। अरे पूरे देश के, मतलब देश के करीब 1.5 दर्जन राज्यों से कार्यकर्ता इकट्ठा थे यूथ कांग्रेस के, और उसमें दिल्ली के कुछ नेता भी थे, दीपेंद्र हुड्डा वगैरह भी पहुंचे थे, उनका वहां पर छोटी छोटी स्पीच भी हुई है। एक क्लिप वो भी दिखा दीजिए, अगर कुछ बयान बच्चे हो तो सुनवा दीजिए। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी को बोलने का अवसर मिले, इस बात को लेकर जब हमने नारेबाजी करी तो देश के इतिहास में पहली बार, साथियों मैं बताना चाहता हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब हो रहा है। 22 साल से मैं भी उस देश की संसद का एक सांसद हूं, लोगों के आशीर्वाद से। इन 22 वर्षों में मैंने हमेशा देखा, एक परंपरा रही है लोकतंत्र की, एक पद्धति रही है लोकतंत्र की। हमेशा नेता विपक्ष को बोलने का अवसर मिलता है, इंटरवीन बीच में करना चाहे तो उनको बोलने का अवसर मिलता रहा है। सरकारें किसी की भी रही हूं, पहली मर्तबा ये हुआ। और एक और बात पहली मर्तबा हुई कि नेता सदन प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति अभिभाषण पे आए ही नहीं, जवाब देने नहीं आए। और ये लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से एक मैसेज आया कि प्रधानमंत्री जी डर गए
कि कांग्रेस की महिला सांसद ऐसा कुछ करने जा रही हैं जिनकी उनको ऐसी सूचना मिली और उस वजह से प्रधानमंत्री जी नहीं आए। सरासर गलत बात, सरासर असत्य। साथियों, अगर देश के प्रधानमंत्री देश की संसद में, लोकसभा में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे तो देश की जनता क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपने खुद देखा, क्या लोकसभा में अगर नेता विपक्ष राहुल जी को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा तो क्या हम नारे भी ना लगाएं? और नारे लगाएं तो नारों से डरकर प्रधानमंत्री जी क्या सदन में ही ना आए? कमाल की बात है कि नहीं है? कमाल की बात। तो ये लड़ाई राहुल जी के नेतृत्व में जो लड़ी जा रही है, ये लड़ाई सदन के अंदर हम लड़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं यूथ कांग्रेस के साथियों का कि युवा कांग्रेस के साथियों ने आज जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में पहुंचकर सड़क के माध्यम से देश में विपक्ष की आवाज बचाने की इस लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देता हूं। भाऊ के पास चलते हैं, बाकी अगर बची बाइटें हैं फिर चलाएंगे एक हिस्से के बाद, एक सवाल के बाद। भाऊ, मोदी के घर तक पहुंच गए यूथ कांग्रेस के युवा, बिरला के घर के गेट पे बैठ गए और दिल्ली की पुलिस उनको टांग टांग के थानों में आधी रात तक बैठाए रखी। प्रधानमंत्री से सवाल करना कोई गुनाह है? इस देश में प्रधानमंत्री सवाल न करे तो किससे करे आदमी सवाल? बताइए किससे नहीं, करे? हमारे देश में 2014 के बाद देश की परिस्थितियां बदल गई है आशीष। देश की राजनीति के मायने बदल गए हैं, संवाद के मायने बदल गए हैं। ये प्रधानमंत्री ऐसा है कि जिसने अभी तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जो सवालों से भागता है, पार्लियामेंट में सवालों से भागता है, हर जगह सवालों से भागता है और सिवाय झूठ के कुछ नहीं परोसता। मन की बात कहेगा तो झूठ होता है, क्योंकि ये मन में इनसे झूठ ही निकलता है। यही चल रहा है 2014 से। लेकिन आप कब तक देश की आवाज को दबाए रखेंगे? विस्फोट होगा। ज्यादा दबाओगे तो विस्फोट होगा, और जब विस्फोट होगा तो विनाश होगा। इसमें सिर्फ ये सरकार जाएगी या ये भाग जाएंगे या क्या होगा, मैं ये नहीं देखना चाहता। मेरा देश क्या होगा? ये लोग कहते हैं ना कि आप लोग नेपाल चाहते देश में। नेपाल बिल्कुल नहीं चाहते, बांग्लादेश बिल्कुल नहीं चाहते। क्या आश्रय है बांग्लादेश का? बांग्लादेश को फिर से उभरने में 20 साल लग जाएंगे, नेपाल से फिर से 20 साल लग जाएंगे। लंका अभी भी स्ट्रगल कर रहा है 2 टाइम की रोटी के लिए। ये देश जो पटरी पर आ चुका था, जो देश इकोनॉमिकली वाइबल हो गया था, उस देश पे 2014 के बाद क्या हुआ? आप आते और ये देश जैसा चल रहा था वैसे चलाते तो भी ठीक था। आप अपने हिसाब से चलाते, आपने पूरा बदलने का प्रयास किया। आपको लगता है 2014 के बाद नई इतिहास लिखना है आपको देश की आजादी 2014 के बाद दिलवानी है। हर बार आपने चेंज करने का प्रयास किया और उस चेंज करने के प्रयास में आपने देश का सत्यानाश कर दिया। आपकी इकोनॉमिकल पॉलिसी डिरेल हो गई है, आपकी कृषि नीति डिरेल हो गई है, आपकी औद्योगिक नीति डिरेल हो गई है, आपकी लेबर पॉलिसी डिरेल हो गई है, विदेश पॉलिसी डिरेल हो गई। कौन सी चीज है जो रास्ते पे है, मुझे बताइए एक। मैं तो भाजपा के नेताओं को भी कहता हूं, आए साथ में बात करें ना, 2014 के बाद के आंकड़ों की बात करें। कहां है देश? कहां लेके जा रहे हो? हमने और आपने जिंदगी जी ली आशीष जी। ये जो लोग रास्ते पे है, ये इनका भविष्य का क्या? इनको अपना भविष्य अंधकार में दिखाता है। यदि ये नहीं पूछेंगे सवाल तो कौन पूछेगा? हमारे प्रधानमंत्री का प्रॉब्लम है, ट्रंप से डांट खाते हैं और इधर आके डांटते हैं। आप ट्रंप की भड़ास देश पे क्यों निकाल रहे हो? पूरा देश आपके साथ है, आप ट्रंप को जवाब दो। क्यों डांट खा के आते हो उनकी? क्यों उनके डंडे खा के आते हो देश में वापस? क्यों नतमस्तक होते हो उनके सामने? अरे देश इससे भी कमजोर था, तब इंदिरा गांधी ने जाके व्हाइट हाउस में लड़ा। आप मत जाइए व्हाइट हाउस, आप अपने देश से ललकारे तो सही। ये देश साथ होगा। लगने दीजिए सैंक्शन।
अटल जी के टाइम पे सैंक्शन लगे थे, देश ने कोई बैंकरप्सी पे नहीं आया था। ये देश लड़ना जानता है। मेरा सेनापति यदि शरणागति पथ करके आएगा, यदि मेरा सेनापति सरेंडर करेगा, तो पीछे हथियार लेके क्या करेंगे लोग? और ये हथियार कोई तलवार या बंदूक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये हथियार भारतीय होने का जज्बा एक हथियार है। भारत की अस्मिता ये मेरा दूसरा हथियार है। भारत की संप्रभुता ये मेरा तीसरा हथियार है। इससे लड़ेंगे। सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाला ये देश है। अरे तेल पे ही निर्भर है ना, रशिया भी तेल दे रहा है, अमेरिका की भी जरूरत नहीं है। क्या क्यों चाहिए अमेरिका हमको? क्यों चाहिए अमेरिका? आपको चाहिए। आपका क्या अटका हुआ है? वही तो पूछ रहे एक हैं देश के। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आप 140 करोड़ के देश को हलाल नहीं कर सकते। तो बच्चे भविष्य पूछेंगे, क्या ट्रेड डील में भारत बिक नहीं गया? क्या मूर्ख है हमारा जनजी, जिनको समझाना पड़ता है? हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, बिटवीन द लाइन जानता है। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अदर प्रोडक्ट्स मारेगा हमको। अब दालें भी आ गई हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार बताती क्यों नहीं है। सीज फायर अमेरिका बताता है, ट्रेड डील हो गया अमेरिका बताता है, ट्रेड डील का पहला ड्राफ्ट अमेरिका बताता है, ट्रेड डील का फैक्ट शीट अमेरिका बताता है। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। इनको मालूम नहीं था दालें आएगी। क्यों नहीं जिक्र किया? दालों पे तो अलग चर्चा करेंगे। दाल हटा लिया है, दाल हटा लिया है, दाल का कोई लेना देना नहीं है। ये दाल देश को झांसा देने का है, उसको हम अलग से खोलेंगे। नहीं नहीं, दाल का भारत तीसरा नंबर का निर्यातक है। मैंने भारत क्या निर्यातक है कहा? दाल का तीसरा नंबर का। नहीं नहीं आशीष जी, हमारे यहाँ मैं आपको दालों की लिस्ट देता हूं, कितने जगह से हम आयात करते हैं। हम अरहर तक आयात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? छोटे मोटे देशों को हम निर्यात करते, दोस्ती यारी में कुछ पैसा दे दिया, किसी को सैंक्शन कर दिया तो दालें भेज दी। देखिए आप कितना दाल आयात होता है। और आपको मालूम है हम कितना कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं नहीं, दाल को जो सूची रिवाइज हुई है, हम दाल पे आएंगे। हाँ, दाल पर नहीं, सूची रिवाइज हुई है और दाल को हाँ, हटा दिया गया है अमेरिका की सूची से। अमेरिका की ये सूची से हटाया अपडेट है, गया है। अपडेट। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं आशीष जी, आप भी है, मैं भी यही हूं। नहीं नहीं, वो ये नहीं करो। टेम्पररी है। फैक्चुअली जो अभी रिवाइज हुई है सूची, वो अलग इसीलिए हाँ, उस पे रिवाइज हुई है, उसमें नहीं दाल नहीं को नहीं, हटाया है, जो अमेरिका ने जारी किया है। अमेरिका ने अमेरिका जारी किया ना। अमेरिका ने जारी है, इनको बेल आउट करने के लिए किया है। वेट एंड हाँ, वॉच, हाँ। वेट एंड वॉच। नहीं, वो तो दालें सब आएगी, जाएगा, जाएगा तो सब जाएगा। जाएगा तो सब। हम कह रहे हैं सब जाएगा, लेकिन क्या आपको कॉटन अलाउ करना था? सोयाबीन तेल अलाउ करना था? क्यों किया आपने? आप मुझे बताइए, आज किसान के बच्चे नहीं है, वो नहीं देखता मेरा सोयाबीन 6,000 रुपए बेचने रेट देने का वादा किया था प्रधानमंत्री ने, 3,000 रुपए मिल रहे हैं। उसकी किताबों की पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही है। घर में माँ बाप पिस रहे हैं। किसान का बेटा देख नहीं रहा है, उसको अपना भविष्य समझ में नहीं आता इस देश में। और रास्ते पे नहीं उतरेगा, वो सवाल नहीं पूछेगा। उसके लिए हम और आप जिम्मेदार है, विपक्ष जिम्मेदार है कि हम ये आंदोलन करवाना चाहते हैं। ये लड़की ये किसी यूथ कांग्रेस नहीं है। ये यूथ कांग्रेस इसके पहले भी थी। हाँ, क्या इसके पहले हाँ। कुछ हुआ नहीं? यूथ कांग्रेस के लड़के क्यों नहीं आए? क्योंकि यूथ कांग्रेस जब कॉल देता है तो जनता साथ में होनी चाहिए। क्या पहले कांग्रेस नहीं थी क्या उत्तराखंड में? मुझे बताइए। हाँ। कांग्रेस की तो उत्तराखंड में सरकारें भी रह चुकी है। हम्म। लेकिन अंकिता भंडारी इशू पे ही क्यों उत्तराखंड इकट्ठा होता है? वो कांग्रेस का किया था, विरोधी पार्टियां कर रही है। अरे कांग्रेस इतनी ताकतवर होती तो धामी बैठता ही नहीं वहां पे। ये जनता का है। यूथ कांग्रेस ने कॉल दिया, कई लड़के जो यूथ कांग्रेस से दूर से जुड़े होंगे वो आए रास्ते पे, क्योंकि उनको अपना भविष्य दिखाई देता है। आज अरावली का जब इशू आया तो यूथ उतरे ना रास्ते पे, क्योंकि उनको अपना भविष्य दिखाई देता है। यूथ के लिए क्या है इस देश में? हवाबाजी।
लड़की पढ़ाओ, लड़की बढ़ाओ, हम्म, आगे क्या? हम्म, आगे आगे क्या? यही है, पीएम इज कम्प्रोमाइज्ड, आगे यही है, पीएम इज कम्प्रोमाइज्ड, जो अभी दिखाया और अच्छा, दूसरी बात है कि ये जो पीएम भाग गए हम्म, या डर के छुप गए घर में, हम्म, तो मुझे बताइए मैं क्या करूं, आप क्या करें? हम ये देश के रहवासी हैं, हमें कौन सुरक्षा प्रदान करता है? हमारा देश सुरक्षा प्रदान करता है। और देश का मुखिया कौन है? सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है। वही यदि चद्दर लेके सो जाए डर के मारे घर में, तो हमारे लिए कहां सोने की जगह कहां है? बताइए मुझे, हम कहां जाएंगे? और ये कोई और नहीं कह रहा है आशीष, ये कोई छिछोरा नेता नहीं कह रहा है। ये ट्रंप भी कहता तो मैं कहता चलो ठीक है, मैं ट्रंप की बात क्यों मानूं। मेरे देश का स्पीकर कहता है कि मैंने बोला मत आओ, तुम्हारी जान हाँ, को खतरा है, और ये खतरा, अंदर रह गया। ये कौन सी जान का खतरा है? नाम छत्रपति शिवाजी का लेते हो, नाम राणा प्रताप का लेते हो, उन्होंने तो खतरों से खेल के ही जिंदगी जी है। आप लाल आंखों से चाइना छत्रपति को डरा रहे शिवाजी थे, महाराज औरंगजेब के दरबार में चले गए थे, ये अपने चले संसद गए में नहीं थे, आ पा रहे। छत्रपति शिवाजी आ पा महाराज का रहे हैं, नाम ना ले, इनसे निवेदन करिए ना भाऊ, लेना आप तो चाहिए। मराठी हैं। आप क्या ज्यादा, करें? आपका हक है, ये जब भी हालांकि हक छत्रपति तो शिवाजी हमारा महाराज भी का है, नाम लेकिन लेते हैं, सारा महाराष्ट्र आहत होता है। हाँ, ये अपमान करते हैं हमारे शिवाजी का। जो अपने संसद भवन में नहीं आ पा रहा है, वो कहता है छत्रपति शिवाजी महाराज, नाम ही नहीं लेना बताइए, चाहिए, बैन बताइए। होना चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज बोलने पर मोदी के। और ये आदमी इंदिरा गांधी जी का नाम लेता है, हाँ, और ये कुपड़ आदमी इंदिरा गांधी को व्यभिचारी बताता है, जो इंदिरा गांधी व्हाइट हाउस में घुस के भारत की अस्मिता रखने के लिए वहां निक्सन को दो बातें दो टुक सुना और बायकॉट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। नहीं, तुम्हारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है मुझे। उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पे गोली चल जाएगी। और वो भी थी एक महिला। और फिर उसके बाद जब देश में आती है तो सबसे पहले अटल जी को बुलाती है, और वो भी भारत माता का सुपूत। उसने कहा कि भारत की अस्मिता के लिए चिंता ना करें, पूरा देश आपके साथ है इंदिरा जी, देख लेंगे अमेरिका क्या करता है। भाऊ एक लाइन, वो एक लाइन, वो जिसे अटल बिहारी, उस पार्टी का सिंबल लेके लड़ते हो चुनाव, शर्म आनी चाहिए। नहीं, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा, ये दो दो कौड़ी के, अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी के दो दो कौड़ी के मेंबर उसका चरित्र हनन करते हैं, बिलो द बेल्ट कर बात लीजिए, करते हैं। आप समझिए सनातनी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा कहा था, दुर्गा का, ये माता दुर्गा का, ये शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा का अपमान है। इससे बड़ा सनातन विरोधी कोई हो ही नहीं सकता, दुबे से बड़ा। इस देश के सनातनी, इस देश के नहीं सनातनी नहीं है, बोल दूंगा तो देखिए दिक्कत हो निशिकांत, जाएगी। ये भाजपा के निशिक टनाटनी है। सनातनी जी होते मैं बता तो रही कहते कि तो जिसे दुर्गा कहा निशिक हमारी निशिका पार्टी के शिखर पे, उसने उससे निशिक उसने तो कालित हो गई। निशिकांत दुबे यदि सनातनी होता हाँ, और अपने आप को सनातनी सनातनी ध्वजवाहक यदि वो कहता, तो फिर अपने बर्थडे, अपने मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी ऐसी कव्वालियों के साथ थोड़ी ना नाचते गाते करता। फिर तो किसी किसी जगह कथा वो कथा करवाता। ये सब फ्रॉड है, मैं बता रहा हूं आपको। ये सब दुर्भाग्य है देश का वर्तमान में, मैं कहूं तो आज का जो ये यूथ कांग्रेस नहीं, मैंने उन जो लड़कियों के चेहरे यदि हम बताएं, ये यूथ कांग्रेस नहीं है, ये यूथ है। यूथ किसी है ने भाऊ, कॉल दिया, ये आ गए। विशुद्ध यूथ है। किसी ने कॉल दिया, ये आ गए। और ये मुझे डर लगता है इस शुरुआत का, मैं बार बार कहता हूं, मुझे सबसे बड़ा डर यदि कुछ है तो इस देश के यूथ से, जेन जी से है। क्योंकि जेन जी बिगड़ जाए आशीष, तो फिर उस सुनामी को रोका नहीं जाएगा। तो ना सुधार आप ना देता मैं, है। मैंने बोला आप, मैं, राहुल गांधी, तेजस्वी, अखिलेश, ये सब चिल्लाते रह जाएंगे, कोई किसी की नहीं सुनेगा। वो विपक्ष को भी कह देंगे, बहुत पार्लियामेंट में बैठ लिए, बहुत ट्वीट कर लिए, रोक पाई क्या तुम डील अमेरिका का? रोक पाई क्या ये सारी चीजें? हमको ज्ञान दे रहे हो, बैठ जाओ घर में, तुम लोगों से नहीं होता, अब हमको करने दो। ये डर है मुझे। और जब ये सुनामी हाथ से चली जाएगी, तो सुनामी क्या होता है इस देश ने देखा है, वो अपना पराया नहीं देखती। वो नुकसान
ही करती है, विनाश ही करती है। जरा यही एक तो क्लिप डर है। और है अंग्रेजी में भी, क्योंकि हिंदी वाला तो सुना दिए, बहुत सारे दर्शक अंग्रेजी में भी सुनते हैं, इंग्लिश के बहुत दर्शक हैं। एक क्लिप और है, सुनाइए। Good evening, friends. It's 11:30, almost 11:30 in the night, and we are at Mandir Marg police station. Wondering what we are doing, all these girls, what they are doing here. They have been punished for voicing the voice of the people. They have been punished for the dissent. Now there is no space for dissent in world's largest democracy, which is our motherland, India. Recently, as you've seen, there was a mentioning of Honorable Prime Minister of India in most controversial document, which is known as Epstein Files. When our Honorable LOP, Sri Rahul Gandhi ji, raised a question that this is not about an individual, this is not about a person, it is about the post of Prime Minister, and he needs to stand up and answer all the questions which have been posed by the opposition leaders, and on behalf of the citizen of India, what all questions have been raised in the parliament need to be answered by the ruling party. Till date, there is no news of the PM coming forward and taking the onus. Youth Congress on 10th of February today, they hit the streets of Delhi asking the same question to the people in power, and in return they have been met with these FIRs. The Delhi police, rather than doing policing, they are detaining honest and credible leaders of Indian National Congress and Youth Congress, and at 11:45 they are still at the police station after the sunset. There is blatant disregard of any law which is being left in this land, and this is not happening for the first time. This has happened earlier also. There are 7 people who were brutally thrashed by Delhi police. They were shoved into a dicky of a hatchback. 5 people were shoved into a dicky of a hatchback. They were brought to the police station, and these girls, these 5 office bearers, young women office bearers, coming from Andaman to Tamil, from Tamil Nadu, from Karnataka, they all were detained. They are still at the police station. They have not been let off so far. So my question is it a punishable act now to ask the government of some sort of accountability? It is the question of the post of Prime Minister. He must stand up and answer to the questions of LOP. Until he doesn't, the entire Youth Congress will keep fighting. All these young leaders, they will keep coming to Delhi and they will keep protesting. And the Delhi police and their owners, the owners are the BJP government. They are not going to silence or muffle our voice, because this voice is of Indian Youth Congress on behalf of citizens of this nation. Thank you. यानी इसमें साफ हो गया कि ये एक दिन में राहत नहीं है अभी, न दिल्ली पुलिस को न मोदी को। ये अभी लगातार आगे प्रोटेस्ट होगा और बड़े पैमाने पर होगा। ये छिछोरापन है कि अलग अलग पुलिस स्टेशन में लेके, कभी लक्ष्मी नगर ले जाओ, कहीं चाणक्यपुरी ले जाओ, कहीं ये ले जाओ, वो ले जाओ। ये शुद्ध छिछोरापन है। और ये देखिए, छिछोरे लोग छिछोरापन ही करेंगे आशीष, इनसे कोई अपेक्षा भी नहीं है। वर्तमान में मैं काफी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से मिला हूं अभी रिसेंटली। मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि मैं एक डिनर पे जा रहा हूं जहाँ पे काफी दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे। सभी बहुत बुरी तरह से आहत है, क्योंकि जो नए कमिश्नर साहब है, इनका अपना कोई विजन नहीं है। शुद्ध रूप से नहीं, उन्होंने कहा मुझे, मैंने जो बताया, बोले एज पर द ऑर्डर्स, ऊपर से ऑर्डर आते हैं, जो चाहे वो करवा लो ऊपर से। बोला यहाँ पे हमारा साइबर सेल 1.5 है, जो अच्छे अधिकारी है उनको होमगार्ड और इधर उधर भेज दिया गया है। जो अधिकारी जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे, उनको मेन लाइन पे लाया गया है। ये सब हमको लग रहा है कि सब ऊपर से हो रहा है। कोई जो आदेश आया बिना कुछ किए मानने पड़ेंगे। तो मैंने कहा उनको, तो मैंने कहा कि ये जो रिजीम चल रही है केंद्र में, ये हमेशा रबर स्टैंप उठाती है।
जिसका अपना कुछ नहीं होता, ऊपर से मोहर लगती है, ये मोहर है सब। और आने वाले समय में इससे भी घटिया लोग आएंगे, जिनसे आप खुश नहीं हो उनसे भी घटिया आएंगे, क्योंकि ऊपर नेतृत्व ही जिस कैलिबर का बैठा है उससे नीचे के कैलिबर के लोग नीचे काम करेंगे। तो बोला मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है हमको, तो अच्छे अधिकारी क्या करेंगे? मतलब अच्छे अधिकारियों को घटिया होना की क्लास लेनी पड़ेगी। जब तक आप छिचोरापन पे नहीं उतर आओगे, जब तक आप घटिया नहीं बनोगे, तब तक आपका भला नहीं होना है। या आप वीआरएस लेके निकल जाइए, अब ये रिजिम आपके लिए नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंस था, बोला यार किसी बात कर रहे हैं आप, मतलब ये फैक्ट है। आपको पत्रकारिता करनी है तो आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ये बिल्कुल तय है। और आपको जेल नहीं जाना है तो आपको पत्रकारिता छोड़ के वो छिचोरापन करना पड़ेगा, वो भाड़गिरी करनी पड़ेगी, वो चरण चाटने पड़ेंगे, वो दरबार में नृत्य करना पड़ेगा, जैसे महाराज खुश होंगे, वो करिए। फिर आप मत करिए हम पत्रकार होते हुए भी ये थोड़ी कर सकते हैं, यही करना पड़ेगा तभी जीवित रहोगे, नहीं तो जेल जाओगे। तो यही चल रहा है। बिल्कुल। तो और दिल्ली विजन पुलिस तो में, सही है। दिल्ली पुलिस, अरे दिल्ली पुलिस ने इनको यूपी पुलिस को हैंडओवर नहीं किया, यही बड़ी बात है। नहीं तो रात भर बस में टांगते हुए बस्ती ले जाते हैं। खैर, ये देश ही अद्भुत दौर में है। यहाँ बहुत पर तो बुरा। टॉप पे बैठे आदमी के पास भी विजन नहीं है। ये देश विजन से नहीं चल रहा है, टेलीविजन से चल रहा है। ये परफेक्ट बोला टेलीविजन आपने, विजन से टेलीविजन नहीं पे चल चल रहा रहा है। है, ये विजन 12 से नहीं साल चल से रहा है। देश टेलीविजन से चल रहा है, विजन से नहीं चल रहा है। एक बात बिल्कुल क्लियर कर दे, भाऊ ने बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हम बांग्लादेश से और नेपाल से अपने देश का कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते नहीं, कि हमारा देश बांग्लादेश बने, हम नहीं चाहते बिल्कुल नेपाल नहीं, बने, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि हमारा देश उत्तर कोरिया और चीन बने, चीन बने। यह भी नहीं चाहते एकदम। तो उसको रोकना जरूरी है। नेपाल और बांग्लादेश बने वह घातक है, लेकिन उत्तर कोरिया बने वह समाप्त है, देश की समाप्ति है। समाप्त है, समाप्ति है। तो वो देश की समाप्ति द एंड नहीं होने देंगे अभी ना। देश ये जो है था है और रहेगा, हम लोग रहे ना रहे, देश था है रहेगा। जो लोग देश को कोरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी चले जाएंगे, देश रहेगा। इजाजत दीजिए, अभी फिर आ रहे हैं। माहौल अब पूरे देश में गर्म है, पूरा देश पूछ रहा है कौन कंप्रोमाइज है, जो कंप्रोमाइज है वो सामने आए। तो बहुत लोग खोज रहे हैं, अभी कुछ और लोगों के साथ हम आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।